Hello viewers, I am Deepti. Today I am going to discuss the predicted questions for ICSE class 10 from the chapter Electromagnetism. Sorry for the delay. Starting with important questions. Question number 1. Demonstrate the magnetic effect of electric current with the help of हंस ओयरस्टेड एक्सपेरिमेंट। अब इसमें दिए गए डायग्राम्स में से आपसे कोई सा भी डायग्राम पूछा जा सकता है कि कंपास यहाँ रखी है, वायर यहाँ है, डिफ्लेक्शन हो रही है, अगर हमने पोलैरिटी चेंज कर दी है तो क्या होगा, अगर हमने कंपास की डायरेक्शन यहाँ जा रही है, करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है। इस तरह के बहुत सारे आपके पास क्वेश्चंस आ सकते हैं सामने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नीड टू ट्राई स्नो रूल, अंडरस्टैंड स्नो रूल। तो स्नो रूल में SNOW क्या क्या डिपिक्ट कर रहा है? It stands for south to north over west. So whenever current flows through a conductor from south to north and wire is held over the compass, wire हमने ऊपर रखी है और compass नीचे है, O means for over, तो इसमें compass की needle हमेशा west direction में deflect करेगी। is held over the magnetic needle, the north pole of the magnetic needle deflect towards west. तो रेड एंड जो कंपास का होता है वो हमेशा वेस्ट की तरफ जाएगा अगर हमने वायर को कंपास के ऊपर रखा है और करंट की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है। तो स्नो रूल की अंडरस्टैंडिंग से इस एक्सपेरिमेंट को समझ पाना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। आपको रूल्स पता है, आपको डायग्राम्स पता है चैप्टर के, बस आपको ये याद रखना है कहां पर कौन सा रूल हमने अप्लाई करना है। Second question, mention the characteristics of magnetic field produced around the current carrying straight conductor. क्या क्या characteristics हो सकती हैं? What will be the effect when the conductor is bent in the form of a coil, या फिर हम पहले कहेंगे लूप, और फिर या फिर हम कह सकते हैं सोलेनॉइड। तो दोनों तरह से आपको बेंडिंग पता होनी चाहिए विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। तो लूप के साथ कैसी वायरिंग आएगी? यूनिफॉर्म फील्ड आएगा, सेंटर में एक तरफ क्लॉकवाइज एक तरफ एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा। ये सब डायग्राम्स आपने अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। Third point, differentiate between electromagnet and permanent magnet. Draw a diagram and describe the factors affecting their strength. Fourth, differentiate between current carrying solenoid and bar magnet. Although it is very easy, very simple question, but still we cannot ignore these type of questions. Next is explain right hand thumb rule, और right hand thumb rule कहाँ लगता है? For finding the direction of magnetic field around the current carrying conductor. तो जहां पर हम ये सोचते हैं कि right hand thumb rule हमने कैसे अप्लाई करना है? Whenever we are carrying a conductor in our hand, हम suppose करेंगे कि इसमें करंट है और हमारा थंब करंट की डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा है, तो हमारी फिंगर विल एनसर्कल इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये हमने दो ही चीजों के लिए शो करना होता है। तो राइट हैंड थंब रूल सबसे सिंपल रूल में आ जाता है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन क्लॉक रूल फॉर फाइंडिंग द पोलैरिटी एट द एंड ऑफ द कॉइल। जहां पर हम एन को बनाते हैं और एन को हम इस तरह से घुमा देते हैं कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, और एस को बनाते हैं और उसको इस तरह से घुमा देते हैं कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी। दोनों की पोलैरिटी हमें पता लगाना बहुत जरूरी है। Give examples of electrical devices which work on the magnetic effect of electric current. For example, electric bell का समझ में आना। Electric bell की आपको वर्किंग थोड़ी सी समझनी पड़ेगी, उसका प्रिंसिपल समझना पड़ेगा। अब इसमें एक दो और क्वेश्चन जो कवर किए जा सकते हैं। For sending current in the coil, the source must be DC. Why? क्यों हम सिर्फ डीसी यानी कि बैटरी ही यूज करते हैं इलेक्ट्रिक बेल में करंट प्रोवाइड करने के लिए? बिकॉज इफ वी आर यूजिंग एन एसी सोर्स, तो सॉफ्ट आयरन कोर ऑल्दो गेट मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा, मैग्नेटाइज तो हो जाएगा, बट पोलैरिटी चेंजेस 50 टाइम्स इन ईच सेकेंड, लेकिन उसके एंड पे पोलैरिटी बार बार चेंज होती जाएगी, तो हमारा पर्पस उतना अच्छे से सॉल्व नहीं हो पाएगा। इलेक्ट्रिक बेल के साथ ही जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई द आर्मेचर ऑफ इलेक्ट्रिक बेल इज मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन एंड नॉट स्टील। क्यों उसका आर्मेचर हम सॉफ्ट आयरन से ही बनाते हैं? आप पूरे चैप्टर में बार बार सॉफ्ट आयरन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू मेंशन हियर व्हाट आर द टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्ट आयरन, जिसकी वजह से हम हर चीज में सॉफ्ट आयरन को ही यूज करते जा रहे हैं। तो व्हाट आर द यूजेस, या उसकी इंपॉर्टेंस कह दूं कि सॉफ्ट आयरन क्यों यूज होता है? बिकॉज इट हैज
हाई मैग्नेटिक परमेबिलिटी, यानी बहुत जल्दी मैग्नेटाइज हो जाता है। एंड सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इज लो रिटेंटिविटी, जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट को खत्म करेंगे उसका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा। तो हाई मैग्नेटिक परमेबिलिटी एंड लो रिटेंटिविटी आर द टू मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स कि बार बार हम सॉफ्ट आयरन को ही क्यों यूज कर रहे हैं। उससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, व्हाई द आर्मेचर ऑफ इलेक्ट्रिक बेल इज मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन एंड नॉट स्टील। तो यहां पर आपने बताना है, बिकॉज वी वॉन्ट द इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल टू गेट मैग्नेटाइज्ड एंड डीमैग्नेटाइज्ड क्विकली। क्यों चाहेंगे हम कि वो बार बार आ जाए, मैग्नेटिज्म आ जाए और खत्म भी हो जाए। टू एनेबल द हैमर टू स्ट्राइक इंटरमिटेंटली अगेंस्ट द गोंग। आपने देखा है ना, बाहर हैमर है और गोंग है, फिर वो गोंग को स्ट्राइक करता है जिससे हमारे पास आवाज आती है। तो हम चाहते हैं कि वो स्ट्राइक करे और फिर वापस आ जाए। दिस इज पॉसिबल विद ए सॉफ्ट आयरन आर्मेचर but not with a steel armature. Hence we choose an armature made of soft iron. इसीलिए हम स्टील यूज नहीं करते हैं। वैसे भी अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेट और इसका डिफरेंस समझ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि स्टील क्यों यूज नहीं होता है यहाँ पे। Next question is, explain the effect on a current carrying conductor placed in a magnetic field with the help of experiment. You know the name of this force is Lorentz force. तो इसको आपने अच्छे से समझना है, तभी आपको डीसी मोटर की वर्किंग अच्छे से समझ आ पाएगी। अब आप कहोगे वर्किंग तो सिलेबस में नहीं है, वर्किंग नहीं है, लेकिन वर्किंग के अलावा बाकी सब कुछ तो है। डायरेक्शंस तो पूछी जा सकती हैं, लॉस तो अप्लाई करने आने पड़ेंगे। Next question, explain Fleming's left-hand rule to find the direction of force on a current-carrying conductor placed in a magnetic field. अब Fleming के left-hand rule में भी हमने यही चीज ध्यान रखनी है। सबसे पहले लेफ्ट-हैंड ही खोलना है। हमारी इंडेक्स फिंगर हमेशा ही मैग्नेटिक फील्ड शो करती है और जो मिडल फिंगर है ये करंट ही शो कर रही है। तो इसमें हमें क्या पता लगाना है? तीसरी चीज मोशन, यानी कि फोर्स ऑन द कंडक्टर। देन थंब विल शो अस द मोशन और द फोर्स ऑन द कंडक्टर, कि वो अपवर्ड जाएगा, इनवर्ड जाएगा, अंदर जाएगा, बाहर जाएगा। तो ये हमें लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करना आना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ लॉरेंट्ज फोर्स, जिसको हम बहुत इजीली लर्न कर सकते हैं। BIL, B is the strength of magnetic field, I is the current, L is the length of the conductor. Sin theta एक और फैक्टर भी है, बट हमारी क्लास के लिए BIL sufficient है। क्वेश्चन नंबर 11, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। वो भी हम इसी फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, F इज इक्वल टू BIL से। अगर मैं यहां से B का निकालूंगी तो F का यूनिट न्यूटन और करंट और लेंथ का मीटर आ जाएगा, तो वो पर एम्पियर पर मीटर में चला जाएगा। What are its other units? तो टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर हमारे अदर यूनिट्स में आ जाते हैं। ड्रॉ ए सिंपल डायग्राम ऑफ डीसी मोटर एंड गिव इट्स प्रिंसिपल। तो डायग्राम नीट एंड क्लीन बनाना है, रेक्टेंगुलर कॉइल लेके जानी है, बीच में से एक्सल लेकर आनी है, दोनों तरफ लेके जाना है, स्प्लिट रिंग बनाने हैं, ब्रशेस बनाने हैं। ब्रशेस अपनी पोजीशन पे ही रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे, स्प्लिट रिंग चेंज करेगी पोजीशन। एक ही रिंग के दो स्प्लिट पार्ट्स हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी उसी के साथ जुड़ा हुआ है, What are the functions of different parts used in a DC motor? तो सबसे पहले स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर का ही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। डिवाइस यूज टू रिवर्स द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द आर्मेचर आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन ऑफ द कॉइल। आधी रोटेशन होने के बाद इट इज जस्ट ए कॉपर रिंग स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स, लेकिन उसका पर्पस यहाँ पर यही है कि वो करंट के फ्लो को कॉन्टिन्यूस एक ही डायरेक्शन में बना रहने देगा, तभी हमारी कॉइल एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगी। अगर हम बैटरी का टर्मिनल इस तरफ प्लस लेंगे तो हमारा जो कॉइल है उसमें जब हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि वो इनवर्ड बैंड करेगा तो एंटी क्लॉकवाइज आएगा। अगर यहाँ पर स्प्लिट रिंग कॉम्पिटिटर नहीं लगा होता तो वो वापस जाता, फिर आ जाता, फिर जाता, फिर आ जाता, तो हमारा 1-2-1-2 का मोशन बन जाता। लेकिन हमें तो कॉन्टिन्यूस चाहिए रोटेशन एक ही डायरेक्शन में, तो एक ही डायरेक्शन में रोटेशन होने के लिए हमें स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर यूज करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चन है जो बहुत इजीली आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा ब्रशेस हैं, तो ब्रशेस टू स्मॉल स्ट्रिप्स ऑफ कार्बन अटैच्ड टू द two split rings of the commutator. Their function is to make contact with the rotating rings of the commutator and through them to supply current to the coil. इसी के द्वारा सर्किट कंप्लीट होगा और सर्किट में करंट आगे जा पाएगा। तो इसके अलावा और भी पार्ट्स हैं। अगर हम हॉर्स शू मैग्नेट, अगर हम अपने डायग्राम में N और S नहीं बनाएंगे तो कैसे आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा? तो नॉर्थ पोल, साउथ पोल, हॉर्स शू मैग्नेट का हमने दिखाना है, बाकी सारे पार्ट्स भी आपने दिखाने हैं। डीसी मोटर में याद रखना है, आपने बैटरी लगानी है, की लगानी है, रियोस्टेट लगाना है।
लेकिन ये तीनों चीजें आपने एसी जनरेटर में नहीं लगाने, क्योंकि डीसी जनरेटर में हम कौन सी एनर्जी को कौन सी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, हम घुमा रहे हैं किसी चीज को, टॉर्क दे रहे हैं, टर्निंग मोमेंट दे रहे हैं, तो वहां हम बैटरी लगा रहे हैं। लेकिन एसी जनरेटर में बैटरी लगाओगे तो डायग्राम गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एप्लीकेशन ऑफ डीसी मोटर विच कन्वर्ट, अभी मैंने बोला इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, तो जितने भी इलेक्ट्रिक गैजेट्स हैं सच एज फैन, वॉशिंग मशीन, जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर, तो पूछा जाएगा तो कौन सी डिवाइस यूज हो रही है, डीसी मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल इन द मोटर। फर्स्ट इज लेंथ, देन नंबर ऑफ टर्न, देन एरिया ऑफ कॉइल, देन स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो बी है, आई है, एन है, ए है, कैपिटल ए है, मींस एरिया ऑफ द कॉइल। एंड ऑल्सो इंसर्शन ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर मेक्स द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग एंड रेडियल बन जाएगा वो फील्ड। अब यहाँ पर रेडियल बन रहा है तभी तो घूम पाएगा इजीली वो चीज। तो आपने फैक्टर्स अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि फैक्टर्स भी पूछे जाते हैं आज, तो बहुत ईजी है उनमें मार्क्स लेना आपके लिए। एक और चीज यहाँ पर जो फोकस करने लायक है, द डिफ्लेक्टिंग कपल ऑन द कॉइल ऑफ ए मोटर इज मैक्सिमम when the plane of the coil is parallel to the magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ जा रहा है और प्लेन ऑफ द कॉइल अगर उसके पैरेलल है तो डिफ्लेक्टिंग कपल मैक्सिमम हो रहा है उसके ऊपर। एंड इट इज जीरो और मिनिमम when the plane of coil is perpendicular to the magnetic field। जब वो इस डायरेक्शन में होगा तो कोई डिफ्लेक्टिंग कपल होगा ही नहीं उसके साथ में, क्योंकि प्लेन ऑफ द कॉइल परपेंडिकुलर हो गया मैग्नेटिक फील्ड के। मैग्नेटिक फील्ड तो हमेशा हमने एन से एस की तरफ ही लेके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what do you mean by radial field produced due to insertion of soft iron core? इसका मतलब हम क्या समझ सकते हैं? The couple acting on the coil remains almost constant during the rotation of the coil, except in the vertical position of the coil when the couple is zero। उसी बात को मैंने दो अलग अलग ढंग से आपको बताया है। Next question, explain the concept of magnetic flux and its change by causing motion between either a magnet or a conductor। we can rotate या we can bring in motion either to the coil or to the magnet। किसी एक को मोशन में लाना जरूरी है, क्योंकि रिलेटिव मोशन का होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर। सबको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इट इज अ फिनोमेना in which an EMF is induced in the coil if there is change in the magnetic flux linked with the coil। कब होगा? एक चीज और लिखनी है, if the circuit of the coil is closed। अगर सर्किट क्लोज नहीं होगा तब EMF लिंक कैसे, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कैसे करेगा और EMF प्रोड्यूस कैसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बहुत सिंपल लॉज है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है इनटू नंबर ऑफ टर्न्स है। बहुत इजीली आप लर्न कर सकते हैं, पर करना है, इग्नोर नहीं करना। नेक्स्ट, एक्सप्लेन्स फ्लेमिंग राइट हैंड रूल एंड लेंज रूल टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। सारे लॉज पढ़ लिए, ये लास्ट लॉज आते हैं हमारे पास, जहां पर राइट हैंड ही खोलना है, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल उसको बनाना है। सेम वही चीज, इंडेक्स फिंगर अभी भी मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगी, ये अभी भी मोशन ऑन द कंडक्टर दिखाएगा, और ये अब हमारे को करंट दिखा रहा है, बट ये इंड्यूस्ड करंट है। तो जिस भी क्वेश्चन में आपको इंड्यूस्ड वर्ड दिखाई दे जाएगा वहां फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल लगेगा, क्योंकि वहां पर आपके पास गैल्वेनोमीटर भी लगा हुआ हो सकता है, कॉइल हो सकती है, मैग्नेट हो सकता है। इन चीजों से आइडेंटिफाई करना है कि वहां पर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पता लगाना है, इसीलिए हम फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल यूज करेंगे। या फिर हम लेंज लॉ एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर कि लेंज लॉ हमेशा ही अपोज करता है। अगर नॉर्थ पोल मेरे पास आ रहा है तो मैं खुद को क्या बना लूंगा, वो मैं नहीं चाहता कि वो मेरे पास आए, तो मैं खुद को भी नॉर्थ पोल बना लूंगा ताकि वो मेरे पास ना आए। इट मींस उस तरफ की वाइंडिंग में एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कराएंगे, क्योंकि नॉर्थ पोल बन गया है। सिमिलरली अगर नॉर्थ पोल मेरे से दूर जा रहा है तो मैं नहीं चाहती कि वो मेरे से दूर जाए, मैं चाहूंगी कि वो मेरे पास आ जाए, तो मैं अपने आप को अपोजिट पोल बना लूंगी, यानी कि साउथ पोल बना लूंगी कि तुम मेरे पास ही रहो, मेरे से दूर मत जाओ। तो अपने आप को साउथ पोल बनाने का मतलब है वहां पर वाइंडिंग में क्लॉकवाइज करंट हमने दिखाना है। और करंट को देखने के लिए आप अपने पेन या पेंसिल जो भी है, अगर आपके पास कोई थ्रेड है तो वहां पर थ्रेड को लपेटो, नहीं लपेट सकते हो तो अपनी फिंगर से वहां पर लपेट के देखो कि कौन सी डायरेक्शन आ रही है, और उस फिंगर को धीरे धीरे अपनी आंखों के आगे ले आओ कि मेरे ये जैसे मेरा घूम रहा है तो मुझे पता चल रहा है ना कि घड़ी के अपोजिट जा रहा है, इट मींस ये एंटी क्लॉकवाइज है। और अगर दिखेगा कि इधर जा रहा है तो इट मींस ये क्लॉकवाइज है। दोनों में से एक लॉ समझ
समझना पड़ेगा। फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल और लेंज लॉ दोनों लगा के आप अपने आंसर को कंफर्म कर सकते हो, पर लगेगा कहां पर, जहां पर इंड्यूस करंट आपको फाइंड करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इंड्यूस्ड ईएमएफ opposes the change in the magnetic flux? It is such that it opposes the cause which produces it. अभी हमने लेंज लॉ में यही पॉइंट तो पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ एसी जनरेटर। दोनों नए नए ऐड हुए हैं, क्यों डायग्राम नहीं पूछा जाएगा? किसी न किसी फॉर्म में डायग्राम जरूर पूछा जाएगा, चाहे आपको पार्ट्स का लेबल खुद दे, वो नंबर दे देंगे, लेबल करके उसका फंक्शन पूछा जाएगा, किसी न किसी फॉर्म में तीनों में से एक डायग्राम जरूर आएगा, डीसी मोटर, एसी जनरेटर और ट्रांसफार्मर। एंड एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ इट्स डिफरेंट पार्ट्स। तो स्लिप रिंग्स यहां पर स्प्लिट नहीं है, एक रिंग स्प्लिट नहीं हुई है, इसमें दो स्लिप रिंग्स हैं जो कोएक्सियल है। एक ही एक्सेल पे दोनों रिंग्स का दिखाना है, दोनों का सेंटर वहीं पे लाई करेगा, एक उधर बेंड हो जाएगा और एक इधर बेंड हो जाएगा। Two coaxial slip rings are made of either gunmetal connected to the two ends of armature coil. These rings are insulated from each other and rotate with the coil along the same axis. दोनों एक ही पे है, तभी हम इसको बार बार कहते हैं कोएक्सियल, यानी दोनों का एक्सल सेम है। इसके अलावा ब्रशेज इसमें भी हैं। Each ring slips against a brush which is stationary and made up of carbon या gunmetal. दोनों में से किसी का भी बन सकता है, हमारी बुक में कार्बन हम ज्यादा मेंशन करते हैं। And other end of the brush is connected to an external load. अब आप कहोगे कि डीसी मोटर में हमने बैटरी भी लगाई है, की भी लगाया है, रियोस्टेट भी लगाया है, लेकिन एसी जनरेटर में हमने सिर्फ इस तरफ एक रेजिस्टेंस का सिंबल दिखाना है। क्या दिखाना है? वो हमारा घर भी हो सकता है, स्कूल भी हो सकता है, इंडस्ट्री भी हो सकती है, फैक्ट्री भी हो सकती है। तो बेसिकली हम उसके लिए एक ही वर्ड लिख देंगे, लोड। ये हमने लोड दिखा दिया, जहां पर भी हमने जनरेटर लगाया अब हमें वहां पर उसका करंट मिलेगा जो एसी जनरेटर हमें जनरेट करके देगा। तो हमने लोड कनेक्ट करना है, एक्सटर्नल लोड टू अलाउ द रोटेशन ऑफ स्लिप रिंग्स अलोंग विद द कॉइल। दे एक्ट एज टर्मिनल्स ऑफ द जनरेटर फॉर द एक्सटर्नल लोड। तो वहां पर वो टर्मिनल है, ब्रश नहीं है, बेसिकली वहां से उसके आगे लोड आ गया, इट मींस वो हमारे एंड टर्मिनल्स हैं जिसमें हमने उस लोड को कनेक्ट करना है, जहां भी हम एसी जनरेटर से बनने वाली इलेक्ट्रिसिटी को लेना चाहते हैं। Next question, mention the factors affecting magnitude of induced EMF in an AC generator. Here, try to understand the concept of change in magnetic flux by changing the strength of magnetic field. हम magnetic field को पास ला रहे हैं, दूर लेके जा रहे हैं, strength को बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं, इन सब का क्या इफेक्ट आएगा? Next important question is differentiate between AC and DC and how the magnetic field changes around them. वैसे भी बहुत prominent question है, AC और DC का difference है भी simple है। What do you mean by transformer? Give its principle and explanation along with diagram of step up as well as step down transformer. दोनों का आपको अच्छे से पता होना चाहिए। हमें नहीं पता वो किस एक का पूछ लेगा। स्टेप अप में अगर हमने करना है तो प्राइमरी में कम वाइंडिंग्स आएंगी, सेकेंडरी में ज्यादा वाइंडिंग्स आएंगी, और जिसमें कम वाइंडिंग्स आएंगी वो ही थिक होंगी और जिसमें ज्यादा आएंगी वो थिन हो जाएगी, क्योंकि वो कम करंट कैरी कर रही है, ये ज्यादा करंट कैरी कर रही है। P इज इक्वल टू VI के कॉन्सेप्ट से हम यहाँ पर करेंगे। अगर स्टेप डाउन कर रहे हैं तो सेकेंडरी में कम वाइंडिंग्स आएंगी, तो सेकेंडरी की वाइंडिंग्स थिक हो जाएंगी और प्राइमरी की थिन हो जाएंगी। एक्सप्लेन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर एंड देयर फंक्शंस। बहुत सिंपल से पार्ट्स है, उनको फंक्शंस को अच्छे से कर लेना है हमने। मेन एम्फेसिस ऑन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल, जैसे मैंने अभी बोला, एंड रेक्टेंगुलर सॉफ्ट आयरन कोर। तो टर्न्स रेशियो हमें समझना ही पड़ेगा, तभी वो हमें किस से आएगा। हमें पता होना चाहिए कि प्राइमरी कॉइल में कितना करंट है, सेकेंडरी कॉइल में कितना करंट है, नंबर ऑफ टर्न्स का रेशियो क्या है, ये थोड़े से कॉन्सेप्ट हमें समझने पड़ेंगे। नेक्स्ट इज गिव टू फैक्टर्स ऑन विच मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड कर रहा है। तो ट्रांसफार्मर के केस में भी जिस जिसके फैक्टर्स हमारे पास आ रखे हैं वो हमने करने ही है। अब यहाँ एक थोड़ा अलग सा क्वेश्चन, अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज गिवन अ डीसी इनपुट ऑफ 100 वोल्ट। डीसी की इनपुट दी है जो कि 100 वोल्ट है। व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज? अब यहां से मैं आपसे चेक करने की कोशिश करूंगी, क्या आपका आंसर 100 वोल्ट आ रहा है या 0 आ रहा है। अगर आप 100 वोल्ट बोल रहे हो तो आप टोटली गलत हो, क्योंकि इसका आंसर 0 वोल्ट आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में मैंने क्या बोला, डीसी की इनपुट जा रही है। ट्रांसफार्मर को डीसी की इनपुट दे सकते हैं हम। When input is DC, there is no induced EMF in the secondary coil. कोई induced EMF आएगी ही नहीं सेकेंडरी कॉइल में, क्योंकि हमने DC दिया है।
सिर्फ स्विचिंग ऑन और ऑफ के टाइम पे जो थोड़ा सा आएगा वो आएगा, अदरवाइज हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा। तो आउटपुट में हमें सिर्फ 0 मिलेगा। ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ इस कॉन्सेप्ट के लिए डाला है ताकि आपको पता चले कि स्टेप अप या स्टेप डाउन दोनों ही ट्रांसफार्मर सिर्फ और सिर्फ एसी पे काम करेंगे, डीसी के लिए हम उनको यूज नहीं करते, डीसी इनपुट हम नहीं देते हैं। One more last question. Why do birds fly off a high tension wire when the current is switched on? कभी आपने देखा होगा पक्षी बैठे होते हैं और वो एकदम से उड़ जाते हैं अगर हम करंट को स्विच ऑन कर देते हैं। When a high tension wires current is switched on, induced currents are produced. करंट हैं, थोड़ा दूर तक जा रहे हैं, इंड्यूस हो रहे हैं। Induced current are produced in the body of the bird, the nerve and the circulatory system being conducting. The bird feels a repulsion and flies off. नहीं तो वो बैठे रहेंगे तो उनको करंट का झटका थोड़ी लेना है अपने ऊपर, इसीलिए इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होने की वजह से उनकी बॉडी में रिपल्शन फील होगी और वो उड़ जाएंगे। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे और क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर में से कवर किए जा सकते हैं। और मैंने आपके साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे पहले भी एक वीडियो बनाई है जिसमें डायग्राम बेस्ड मैंने सारे क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की है। अभी किसा पेपर सॉल्व किया फिजिक्स का, उसमें भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए हैं। जितने भी किसा के प्रिपरेटरी पेपर्स मैंने सॉल्व किए हैं वो सिर्फ कर्नाटका के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, वो आप सबके लिए हैं, क्योंकि प्रिपरेटरी मतलब एक प्री बोर्ड की तरह है। तो अगर आप उस पेपर को सॉल्व करेंगे तो आपको जैसे एक प्री बोर्ड का पेपर सॉल्व करने से क्यों स्कूल वाले आपके 2 या 3 प्री बोर्ड ले रहे हैं, ताकि आपकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने पेपर सॉल्व किए हैं ताकि आप सब भी वो मेरे साथ में सॉल्व कर पाए। और उसमें भी ये क्वेश्चंस काफी अच्छे ढंग से उन्होंने बनाए, खास करके 3 क्वेश्चंस मैंने अभी अभी इसी टॉपिक के वहां पर बनाए हैं, अभी अभी वीडियो बनाई है मैंने। तो उसमें आप वो वाले क्वेश्चन आंसर्स देखिए, मैं उनको यहाँ पर लेकर इस वीडियो को लेंदी नहीं करना चाहती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड, कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अभी तक अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की वीडियो जरूर देखें। इन सब कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकली देख के आपको समझ में आएगा। मोरोवर मैंने इसके सारे फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, इन पे भी अलग अलग छोटी छोटी वीडियोस बनाई हुई हैं। स्टार्टिंग में जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था आज से 2 साल पहले, मुझे पूरे 2 साल होने वाले हैं, तो आपको पीछे जाना पड़ेगा उनको लेने के लिए। ओल्डेस्ट में जाएंगे तो आपको फटाफट मिल जाएंगी, बट उससे आपका कॉन्सेप्ट अगर अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि अब हमारे एग्जाम्स बहुत ही पास आ रहे हैं, तो प्लीज उनसे आप हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू।